अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। नाजरीन, बात करेंगे धमकी आमेज खत के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने जलसे में एक खत लहराया और कहा गया कि उस खत के अंदर मुझे धमकियां दी गई। उस खत के अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत सारी बातें की गई हैं। तो क्या वजीर आजम इमरान खान साहब को ये खत अवाम के सामने लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए है? वजीर आजम इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि खत के अंदर कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो नताइज खौफनाक होंगे। और उसके साथ इसमें डेवलपमेंट अभी तक सामने आई है कि हुकूमत मुबैना तौर पर खत पार्लियामेंट के बजाय चीफ जस्टिस के सामने पेश करने को तैयार है। उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद में एमक्यूएम के वोट कहां जाएंगे, एमक्यूएम क्या फैसला करेगी, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं काफ लीग हमें नजर आ रही है हुकूमत के साथ। और बाप ने इस वक्त ऐलान किया है कि वो ऑपोजिशन का साथ देंगे, लेकिन एमक्यूएम का फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। सो एमक्यूएम इसमें किस चीज का वेट कर रही है? क्या वो इशारे का वेट कर रही है कि जब तक कोई इशारा नहीं मिलेगा वो उसी तरफ रुख करेंगे जहां का उनको इशारा मिलेगा? और उसके साथ साथ तरीन ग्रुप और अलीम खान का जो ग्रुप है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्यों ताहाल कोई फैसला नहीं कर सके, उस पर भी बात करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने दावा किया है कि पंजाब में वजीर आला ऑपोजिशन इत्तेहाद का होगा। सो ये दावा कितना हकीकत है, इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे कि बीजेपी चूंकि ऑपोजिशन के साथ इस वक्त मिल चुकी है और काफ लीग ने कहा है कि वो इस वक्त हुकूमती कैंप में है, तो इस हवाले से प्रोग्राम बात करेंगे। प्रोग्राम में आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A से मुतालिक जो रेफरेंस हुआ है उसकी आज की क्या प्रोसीडिंग रही है, उसमें भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज मौजूद है सहाफी तज्जियाकार सदीक जान, सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। सर, आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगी। सर, ये बताइएगा, जैसे ही तहरीक अदम एतमाद का मामला शुरू होता है तो वजीर आजम इमरान खान साहब उस टाइम पर तो ये कह रहे थे कि मैं दुआ कर रहा था कि इस तरह का कोई मामलात हो, ऑपोजिशन एक्सपोज हो, लेकिन अचानक से खत का सामने आना, वजीर आजम इमरान खान साहब को उस खत में धमकी देना, सर आप क्या समझते हैं इस खत में कितनी हकीकत है? देखिए, जहां तक खत का ताल्लुक है वो तो हकीकत है और उसके बारे में मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, खत तो मौजूद है। अब जरूरत इस बात की थी कि खत का आगे किया जाए। एक तरफ तो एक साजिश जिसका हुकूमत चाह रही है कि वो पब्लिक में लाई जाए, उसका भी तरीकाकार मैं समझता हूँ मुख्तलिफ हो सकता था। दूसरा ये है कि खत में अगर धमकियां मौजूद हैं, जो मैंने खत देखा नहीं है उस तरह, तो पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो खतरात मुल्क को उस खत की वजह से लाहक हैं उनका सद्देबाब करने के लिए आप अपने होमवर्क करें, उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करें। और उसके लिए बेहतरीन फोरम यह था कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल करते, वहां खत रखते और वहां ये भी चीज तय होती कि इसको पब्लिक में हमने ले जाना या नहीं ले जाना, क्या करना है। फिर उस खत का तजिया होता है कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या खतरात, क्या आगे जो थ्रेट है वो क्या क्या शक्ल ले सकती है, और उसके लिए आपने मंसूबाबंदी करनी थी। आप उसके लिए एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करते और फिर उस स्ट्रेटजी के तहत आप उसको, उसके मदरजात बेशक पब्लिक में लाते या चीफ जस्टिस जो भी फैसला होता वो ज्यादा मेरे ख्याल है फायदा मंद होता। दूसरी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस खत को, मेरा ख्याल है इसका जिक्र अगर 7 मार्च को मिला था तो 27 तक होल्ड करके रखने का भी नुकसान हुआ। अगर पब्लिक में आप जाते हैं, आप गए हैं, 27 को आपने जिक्र किया, तो यहां तो हर रोज दिन में 2-3 दफा पोजीशन बदलती रही है। जो बिकाऊ माल था वो कभी इधर कभी उधर, वो मार्केट में फिर रहे थे कि भाव कहां तेज है, कहां से बेहतर कीमत मिल सकती है। और वो नेचुरली उन चीजों की वजह से आज बहुत सारा कुछ बिखरा हुआ नजर आता है। अगर शुरू में ये चीज आ जाती और हुकूमत जैसे ये नो कॉन्फिडेंस इन्होंने जमा कराई थी तो आपको अंदाजा हो गया कि खत के मदरजात और जो जमीनी हकायक हैं वो सारे मिल रहे हैं और एक ही तरफ इशारा हो रहा है, तो फिर इसको फौरन इसके ऊपर मनसूबाबंदी करके तो अवाम में फिर इसको ले आना चाहिए था, अगर अवाम में लाना जरूरी आप समझते थे। अब ये है कि जितने भी फैसले किए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो वक्त के गुजरने के बाद कर रहे हैं, वो डेट कर रहे हैं। जैसे भी चौधरी परवेज इलाही वाला किस्सा है,
चौधरी परवेज इलाही को 2-3 जगहों से ऑफर थी, और जो ऑफर थी बाकी 2 जगहों से वो लाजमन थोड़े वक्त की थी, 6 महीने की या चंद हफ्तों की। यहाँ पे उनको 1.5 साल की ऑफर है, लेकिन अगर ये शुरू में उनको दे दी जाती तो उनकी पार्टी या दूसरी पार्टियों को शिरादा ना मिलता। आज अमजद चौधरी परवेज इलाही को अमजद शरीफ साहब, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और आपने इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल इस तरह का थ्रेट जो है वो मौजूद है। इस सारे सूरत हाल में लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात हैं, और वो सवाल ये है, और वो बरह रास्त उस इदारे से मुतल्लिक़ हैं, ज़ाहिर है, जिसका आप हिस्सा रहे हैं और जिस पे सबसे मोतबर बात आप ही कर सकते हैं, आप जैसे चंद तजियाकार जो इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर अपेयर होते हैं, कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर किस तरह से बैरूनी मुदाखलत होती है, यहाँ पे हुकूमतें बनवाने और गिरवाने के हवाले से किस तरह से किरदार अदा किए जाते हैं। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जलसे में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि लेटर लिखा गया उनकी हुकूमत गिराने के हवाले से, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और तनाजुर में इस तरह से जज साहब कह रहे हैं, इजाजुल एहसन साहब, कि अगर इस तरह से 15-20 लोगों को खरीद कर उनको डिफेक्शन उनकी करवा कर और हुकूमतें बनाई और गिराती जाती नहीं, तो ये म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी, तो तमाशा बन जाएगा जमहूरियत, और ये तो पूरे सिस्टम को खतरा है। तो ये सर बताइए कि इस सारी सूरत हाल में हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल होगा, क्या हो सकता है, इस हवाले से बताइए, क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारे जो सियासतदान हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ये बात टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर ओपनली कहने में कि वो बिकते हैं, वो पैसों के ऊपर बिकते हैं। सब नहीं बिकते, लेकिन बड़ी तादाद है जो बिकती है, उनके लिए पैसा आम है, उनके लिए मुल्क की सलामती मैटर नहीं करती, उनके लिए मुल्क मैटर नहीं करता, वो यहां पर करप्शन और लूट मार करने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। इससे पहले आपको पता है कि अपने जाती मफाद के लिए मेमो गेट हो, डॉन लीक्स हो, क्या कुछ नहीं किया गया। तो इस मौके के ऊपर लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसका क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मिसाल के तौर पे खत ना होता या होता तो हमें ना पता होता, प्राइम मिनिस्टर ऐलान भी ना करते, और सिर्फ ये कहा जाता है कि जनाब बैरूनी साजिश भी मौजूद है, पैसा लग रहा है, तो मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन करता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि दुश्मनों में घिरा हुआ है, हम बहुत अरसे से भुगत रहे हैं, बड़ा टेररिज्म भी बड़ा करवाया हमारे दुश्मनों ने, सब कुछ हुआ। और ये मैं मान नहीं सकता कि जो दुश्मन अजली आपका दुश्मन हो और उसको हमायत हासिल हो बड़े सुपर पावर्स की, और ऊपर से उसके साथ उनके मफादात भी हों, तो पाकिस्तान में इतना बड़ा अंदरूनी खलफशार इंतशार मौजूद हो और वो उससे फायदा ना उठाना चाहे, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी सूरत हाल का तो वो मुद्दतों सारा साल इंतजार में होते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बने और फिर वो जल्दी पे डालें और इसका वो फायदा उठाएं। तो ये आज हमारी कोता नजरी हमारे सियासतदानों की, बिल्कुल आप कह लीजिए कि नफ्सा नफ्सी और हवस इक़्तिदार की, उसने दुश्मनों को बड़ा खुला मौका मुहैया किया कि वो खुल के खेले यहां। तो ये तो सूरत हाल है। अब ये है कि ऑपोजिशन हो तो वो भी पाकिस्तानी है, जो लोग हुकूमत में है वो भी पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानियों का ही अदारा है आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी आर्मी। तो वो किसी भी शक्ल में वो अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते कि वो नजर आए कि वो इसके साथ नहीं है, इसके साथ। जहां तक साजिश का ताल्लुक है उसमें हुकूमत ने लीड लेनी। जैसे मैंने कहा कि आप अगर आर्म फोर्सेस के साथ शेयर करते हैं ये चीज, तो आपको कोई मशवरा देंगे, आपने शेयर किया, लेकिन फोरम आपके पास मौजूद है जहां पूरी एक आप कह लीजिए कि एक सिस्टमेटिकली प्रोसीजर फॉलो करके आप ऑफिशियली उनसे रिस्पांस वसूल कर सकते। वो था आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, लेकिन वो नहीं किया। तो बाकी चीजें जो हैं वो ऐसे ही हैं कि आप अपने तौर पे नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो अपना रोल ऐसा रखें जो कि काबिल कबूल हो सबको, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो। कॉन्स्टिट्यूशन से हटके हुआ तो कोई ना कोई उसको उछालेगा, और ये पहले भी बहुत हो चुका। पीटीआई की गवर्नमेंट से मुझे एक शिकायत रही, वो ये कि इनके दौर में जितने इल्जामात अफवाज पाकिस्तान पे लगे वो पहले कभी नहीं, लेकिन इन्होंने दिफा नहीं किया, उसका मजबूत दिफा नहीं किया। समझ सो कि केपीके में इनकी गवर्नमेंट थी और वहां नारे लगते रहे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और इनके मुर्दा चीफ मिनिस्टर वहां पे हिले तक नहीं।
क्या जरूरत नहीं थी कि ये उन्हीं की जगहों पे जाके जलसे करते और उनको बेतौकीर करते, कहते ये हमारी जनरल साहब, फोर्सेस की अभी भी जो कुर्बानी और फौज ये के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू हुई है, इस पे भी वफाकी हुकूमत की ये डोमेन थी एक्शन लेना, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते, ये तो वजातें देते रहे, इन्होंने एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मुहिम चलाई है। मैं आपको अर्ज करूं, जितना सोशल मीडिया पीएमएलएन का उसने जितना डैमेज किया है इस मुल्क को, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज ने किया है। जो परसेप्शन बन जाती है वो आप सफाई उसकी जाके जहां मर्जी पेश करते रहे, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने सोशल मीडिया पे अपनी अफवाज को बैकफुट पे डाला, इतना ज्यादा इन्होंने काम किया, इतनी ज्यादा घनौने इल्जाम और चीजें लगाई जो आज हमारे मुंह पे इंडिया से मारी जाती सोशल मीडिया के ऊपर। ये हुकूमत का काम था कि ये बेतौकीरी से बचाते और इनको हर तरह की सपोर्ट मिल रही थी। आदमी तो अपने आइन के तहत जो हुक्म मिलता था वो इनके लिए पूरा कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन गालिबन उस वक्त ये फीलिंग थी कि चूंकि पीएमएलएन कर रही है तो करते रहे, हमें भी फायदा इसका रहेगा कि फौज दबाव में रहेगी। जब आपके अंदर ये सोच हो, ठीक है, आज जो कि आपको डबल माइंडेड रखे, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको फिर किसी न किसी वक्त आके तकलीफ देगी। आज बड़ा वेल कंसिडर्ड एक है एस्टेब्लिशमें का फैसला कि हमें कहीं किसी की तरफ से नजर नहीं आना चाहिए, हम सियासत जनरल साहब, खत के हवाले से जनरल साहब खत के हवाले से जरा ये रहनुमाई फरमाएं, ये कैसे हो सकता है कि कोई मुल्क जो है वो वजारत खारजा के जरिए या किसी और जरिए से कोई खत लिखकर धमकी दे और उस पर फिर वो जो वसूल कर रहा है खत, वो फिर खामोशी से बैठा रहे, 20-22 दिन तक उसको दबा के रखे, उसको मुतलका फोरम पर ना लेकर जाए। तो क्या ये खत लिखकर कोई धमकी दिए जाने का ये जो सारा मामला है, ये कोई लॉजिकल लगता है आपको? देखिए, इसमें ये भी हो आप सकता है, जवाब जरूर दीजिएगा। मैं चाहूंगी पहले आज जो वफाकी वजीर असद उमर साहब ने इस खत के हवाले से बात की, नाज़रीन को वो सुनवा देते हैं, फिर उस पर आंसर लेते हैं। तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। सबसे पहली बात जो बहुत काबिल जिक्र है और बड़ी गौर तलब है वो ये है कि ये मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है, और ये अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। उससे भी ज्यादा अहम, उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। जो शेयर किया गया है ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे में वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं, जो भी उसके लिए कौमी सलामती के लिए अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज मुकम्मल तौर पर वो करेगी। ये बताइएगा कि ये तो मियां नवाज शरीफ पर इन्होंने इल्जाम भी लगाया, लेकिन ये मामला पाकिस्तान का है और इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो असल फोरम है, रेलेवेंट फोरम है, उस पर इतने दिन ना लाया जाना, आप समझते हैं कि हुकूमत ने भी इस सारे मामले को, अगर ऐसा कुछ है, मुबैना खत है, तो अपने सियासी मकासद के लिए हुकूमत इसको इस्तेमाल कर रही है? देखिए, अभी तो जो कुछ हो रहा है वो तो नेचुरली सियासी मुफादात के लिए है, क्योंकि इस वक्त एक सिचुएशन बन चुकी है और यही सबसे सीरियस सिचुएशन है हुकूमत के लिए कि अगर वो सरवाइव करती है तो फिर बाकी सारा कुछ करेगी, अगर वो सरवाइव नहीं करती तो फिर ये किसी और के जिम्मे लगेगा और नेचुरली अगली हुकूमत जो है उसके लिए कोई काम खास नहीं रह जाएगा। जब मकसद ही आपके दुश्मन का ये था कि ये हुकूमत बदल जाए तो वो बदल गई, लिहाजा इस स्टेज के ऊपर तो इनकी सर्वाइवल का चूंकि मसला है, ये आज से 10-12 दिन पहले अगर ये चीजें हो जाती तो शायद ये आपको कुछ न कुछ इस पे आपकी हिकमत अमली बेहतर होती, लेकिन अब आके तो आप उस सरप्राइज के चक्कर में रहे कि 27 तारीख को इमरान खान ये करेंगे, ये बताएंगे, नतीजा ये कि 27 तक तो डिले किया, फिर भी आप भी डामाडोल है कि हमें क्या करना। तो वो तो बात यह है कि अब सियासी रह गया मसला। चीज ये है कि आपने सवाल किया था कि क्या
कोई दुश्मन ये काम करेगा कि वो लेटर लिख के उसमें वादे तौर पे बताए कि हम ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करेगा। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये खत आपके एम्बेसडर को पकड़ाया गया। अमूमन जब एम्बेसी से ये दिया जाता है, जैसे आप यहाँ पे कोई वाकया हो गया या भारत में वाकया होता है, मुसलमानों को मारा गया या कुछ हुआ, तो आप वहां पे उनको एक डिमाशे देते हैं जिसमें कि बहुत कुछ लिखा होता है, उस तरह की चीज हो, या ये हो कि ये किसी और को एड्रेस था तो इनके हाथ लग गया। ये पॉसिबिलिटीज जो है वो अभी हमारे सामने है नहीं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेटर जाए तो उसमें इस तरह की बात नहीं लिखी जाती। तो ये और भी लोग चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो हुकूमत को इस मामले में थोड़ी शायद वजाहत देनी पड़े किसी से। लेकिन सदीक जान साहब, माजरत के साथ मैं जनरल साहब से सवाल करना चाह रहा हूं कि चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो रेलेवेंट फोरम है वहां पर शेयर नहीं कर रहे, और इस पर जितना अबहाम पैदा किया जा रहा है इससे तो और ज्यादा बेचैनी बढ़ रही है और ज्यादा शकुक शुबात उठ रहे हैं। ये तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज है तो इस पे क्लैरिटी लेके आनी चाहिए हुकूमत को। देखिए, मैं जो बात कर रहा था वो यही कि इस वक्त एक सियासी फायदा आपने उठाना है। चीफ जस्टिस एक न्यूट्रल आदमी है, एक ऐसा आदमी है जिससे पूरे पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस रखना है और होना चाहिए। चुनाचे वो देख के अगर वो कहते हैं, और इससे जो फायदा हो सकता है वो ये है कि जो आज केस उनके पास सुना जा रहा है वो हो सकता है कि उसको उस तनाजुर में फिर देखा जाए, उस केस को परखा जाए, जो कि हमारा वो वफादारियां बदलने वाला जो किस्सा है उसका तनाजुर क्लियर हो जाए कि इसके पीछे बैकग्राउंड है क्या। क्वाइट पॉसिबल कि ये इनकी सोच हो कि इस तरह उस केस का फैसला जो है वो शायद मुनासिब हो सके। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर मैं एक कॉमन सिटीजन की हैसियत से सोचूं तो मुझे तो दिफा की तरफ जाना होगा कि ये जो थ्रेट है इसको काउंटर कैसे करना है, इसको संभालना कैसे हम। कल को ये मटेरियलाइज हो जाती है, देखें ना, मटेरियलाइजेशन होने के क्या तरीकेकार क्या है। एक ये है कि ये हुकूमत गिर जाती तो उनका मकसद पूरा हो गया जिन्होंने ये थ्रेट चलाई है, फिर मैं उसके बाद कुछ करता भी रहूं तो बेकार है। बिल्कुल सही। और करना भी नहीं, कुछ किया भी नहीं जा सकेगा इस वजह से कि अगर आपकी ऑपोजिशन के लोग, सरकर्दा लोग बाहर के लोगों से मिले हुए थे तो वो तो खुद शादियाने बजा रहे होंगे खुशी के। वो कभी कहेंगे कि इस थ्रेट को कोई बड़े, वो बल्कि आगे आपको कहेंगे कि ये झूठ बोलते रहे, थ्रेट नहीं थी, ये ऐसे ही इन्होंने इस खत का मतलब ये निकाला। और अगर ये हुकूमत बच जाती है तो जिस तरह हमने इस खत को हैंडल किया है, आप समझते हैं कि बाहर की कुव्वतें आपको माफ कर देंगी फिर जल्दी। जो मुल्क कर्जों पे जिंदा रहते हैं उनके लिए फॉरेन पॉलिसी में बड़ी कम ऑप्शंस होती हैं, जैसे हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, उसमें कम ऑप्शंस होते हैं। उसका तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ रखना पड़ता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया गया कि आप अड्डे देंगे यहां पे, तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब ये नहीं होना चाहिए था कि एब्सोल्युटली नॉट। प्राइम मिनिस्टर का बेहतर जवाब ये होता है कि ये एक सेंसिटिव और सीरियस मसला है, मेरा ख्याल है हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, हम पार्लियामेंट के पास जाएंगे, फिर जो पार्लियामेंट फैसला कर। आप ये भी कह सकते थे कि फिलहाल इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वक्त आने पे देखा जाए। अभी तक तो हमें अमेरिका ने नहीं मांगे, जब मांगेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा। आप उस सवाल को किसी न किसी तरह हैंडल कर सकते थे जिससे कि नेगेटिव इंपैक्ट ना हो उसका। इसी तरह बाकी मामलात में भी अगर आप बाहर निकल के एक सुपर पावर को कहते हैं कि हमको तुम्हारे नौकर हैं, तो वो सुपर पावर की ईगो को हर्ट करती है चीज। वो लाजमन इसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं समझेगा। लेकिन हमारे लोग तो ये सुनना पसंद करते हैं। वो ठीक है, लेकिन हमें अपने मामलात को ज्यादा सीरियसली, संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज वो हैं जो कोई मतलब ये पब्लिक स्लोगन्स नहीं है कि आप नारेबाजी करें कि तुम्हें मार देंगे, खार देंगे। ये मुझे याद है कि एक दफा मौलाना फजल रहमान ने बड़ा अरसा हुआ, उन्होंने कहा जी अमेरिका अगर ये करेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हमें भी पता है कि ईंट से ईंट तो बजा नहीं सकते, लेकिन मौलाना का ये जो बयान था इस पे बड़ी तनकीद हुई। तो बात यह है कि आपके लोग ईंट से ईंट बजाने की कहानी सुन के खुश तो हो जाएंगे कि मौलाना ने ये कह दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि हम नहीं बजा सकते। जनरल साहब, एक लम्हे के लिए आपकी बातें बड़ी वैलिड हैं, इस पे दो ओपिनियन हैं। जाहिर है एक जो आपकी राय है कि इस तरह से ओपनली ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। चलें एक लम्हे के लिए हम इस बात को भूल जाते हैं कि कोई इंटरनेशनल फैक्टर है, कोई बैरूनी कुव्वत है। आ जाते हैं हम अपने इंटरनल मामलात के ऊपर आ जाते हैं। ये वो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में आने की तैयारी कर चुकी हैं
जिनमें से एक आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने फौज को कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम आते हो चले जाते हो, हमने हमेशा रहना है। मियां नवाज शरीफ का माजी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौम जानती है। सबसे आखिर में आप देखें डॉन लीग्स 1 और डॉन लीग्स 2 इन्होंने किया। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने मेमोगेट किया। जब पीडीएम बनी, इन्होंने आर्मी चीफ और DGI का नाम ले लेकर धमकियां दी। इन्होंने पाकिस्तान की फौज को बुज़दिल कहा। अब बलूचिस्तान में खड़े होकर तकरीर करते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, भारत की फौज नहीं है। नवाज शरीफ वहां बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब से मिलते हैं। ये पीडीएम में खड़े होकर ये इनके लोग कहते हैं कि हम ये जो बाढ़ लगाई गई है, जिस बाढ़ में हमारे फौज के जवानों का लहू शामिल है, उनका खून शामिल है, उनकी जानें, उनकी कुर्बानियां शामिल हैं, कहते हैं कि हम इस बाढ़ को उखाड़ फेंकेंगे। ये पाकिस्तान के दुश्मनों से मदद मांगने की बात करते हैं। तो एक लम्हे के लिए भूल जाएं बैरूनी साजिश को। ये जमातें, क्या ये इक्तदार में आके नवाज शरीफ वो चीज नहीं करेगा जो वो पहले करता रहा है? और दूसरी बात यह है, हम तो ये आपसे सीखते रहे हैं, हम शोएब साहब आपसे ये सीखते रहे हैं, आपसे ये सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज मोरल से लड़ती है और मोरल उनका है कि कौम उनके पीछे खड़ी है। वरना कौम पीछे ना खड़ी हो तो अफगानिस्तान की फौज के पास तो पैसा भी बहुत था, 40 मुल्कों का इक्विपमेंट भी बहुत था, टेक्नोलॉजी भी बहुत थी, स्पोर्ट भी बहुत थी, लेकिन रेत की दीवार साबित हुए। हमारी फौज के पीछे हमारी कौम खड़ी हुई है। लेकिन ऐसी जमातें, और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, खासतौर पर मरियम नवाज, खासतौर पर नवाज शरीफ, जिनकी जमात का मकसद यह था, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आकर कहा कि ये पाकिस्तान की फौज में बगावत कराना चाहते हैं, फौज को तकसीम करना चाहते हैं, फौज और कौम में गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि एक ऐसे मौके के ऊपर, जब पहले बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं, ऐसी जमातों को इक्तदार में आने दिया जाए जो ओपनली कहती हैं कि हमने पाकिस्तान की फौज को इससे बदले लेने हैं, फौज के साथ ये करना है, फौज के साथ वो करना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टेन्योर, और एक कुछ लोगों का ये पर्सपेक्टिव भी है कि शायद ये एब्सोल्युटली नॉट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वही मैसेज आप टेक्टफुली कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वो ये चीजें नहीं होती है। डिप्लोमेसी नहीं है, ये पॉपुलरिज्म है कि आप एक पॉपुलर लीडर की तरह ये नारा लगा दें, लेकिन आप यही चीज जो है वो डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं। पर जो सदीक जान ने बात की बड़ी वैलिड है, मैं उस पर थोड़ा जरा समझा दूं, बात कर दूं। वो ये है कि ये जो दो पार्टियां थी, इनकी हुकूमतें जब भी आई हैं, इन्होंने समझा है कि इनकी बका का रास्ता अमेरिका के जरिए है। ये उनको खुश करते रहे हैं, अपील भी करते रहे हैं, और कभी उन्होंने कभी इनकी बात टाली नहीं थी। और इसमें परवेज मुशर्रफ की हुकूमत भी शामिल है, कि इन्होंने भी, ज़ियाउल हक की भी शामिल है। तो अमेरिका को पाकिस्तान से कभी ना सुनने की आदत थी नहीं, उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि कभी कोई उनको ना करेगा बड़े जोर से, और वो भी बड़े धड़ल्ले से। तो ये एक झटका था, एक शॉक है जो बाहर लगा कि ये हमें क्या सुनना पड़ रहा है उस मुल्क से जो हमसे कर्जे लेके जिंदा है, और जहां से कभी हुआ ही नहीं कि हमें कोई आंखें दिखाए, आज ये हो रहा है। तो पहला इशू तो ये। अब दूसरी चीज ये है कि इन्हीं के वक्त में सिलेक्टर और जितना कुछ लकेदा गया फौज को, क्या उसने फौज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाला? जितना मोराल तबाह हुआ इस चीज की वजह से कि एक ग्रुप है जो लगातार सुबह से लेकर रात तक फौज को दलील करता है, और एक ग्रुप हुकूमत में बैठा है, वो कोई उसका दिफा नहीं करने के लिए बाहर निकलता, बड़ी ल्यूक वार्म किस्म की आपकी रिस्पॉन्स। तो ये भी दोनों तकलीफदेह चीजें हैं। अब किस्सा ये है कि कानून की रूह से अफगानिस्तान के पास कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो खुद मैदान में कूद पड़े। आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देंगे, मशावरत करके आपको बहुत सारा कुछ फीड करेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, लेकिन करना हुकूमत में हो। आखिरी बात मैं इसमें ये करना चाहता हूँ, पॉइंट टेकन, जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है। लास्ट बात एक मैं कर दूं, जो 21-22 करोड़ जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो किधर हैं? उनको खतरात नजर नहीं आते, उनको नहीं पता चलता कि ये मुल्क जो है ये किस तरह इसको लूटा गया, दो पार्टियों में क्या हशर किया। और फिर अगर खुद हमारी इसी हुकूमत, जिसका मोटो था कि हमने करप्शन खत्म करनी, उसके अपनी सफों में चोर निकल आए, तो आप किधर जाएंगे? तो माशरा जो बर्बाद हुआ है हमारा मुल्क, वो हमारे अपने अवाम के हाथों हुआ, जो इनसेंसिटिव हो गए, जिनको पता है, वरना तो यहाँ खूनी इनकलाब आ जाता। जिस तरह की जायदादें बाहर लेके मियां नवाज शरीफ बैठा हुआ है, और वहां से वो हमें कहानियां सुनाते हैं कि मियां साहब का ये ऑर्डर और मियां साहब ने ये कहा।
पागल है लोग, ये पाकिस्तान के उठ नहीं सकते। जनरल साहब ब्रेक, बिल्कुल पॉइंट टेकन। तमाम जो इस वक्त मामला है वो अभी रिजॉल्व हुकूमत ने ही करना है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। सर आपने टाइम लिया, बहुत। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी पर डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे इस वक्त तहरीक अदम एतमाद आ रही है उसमें इस वक्त चूंकि काफ लीग ने इशारा दे दिया कि वो हुकूमत के साथ है और इस वक्त जो फैसला करना बाकी रहता है वो है MQM का। तो MQM क्या फैसला करने जा रही है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। जहां पर बीएपी बाप ने इस वक्त ऑपोजिशन में जाने का ऐलान किया है, वहीं पर इस वक्त काफ लीग हुकूमती कैंप में जा चुकी है। लेकिन MQM क्या फैसला करेगी उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले अदील में जानना चाहूंगी इस वक्त नंबर गेम क्या चल रही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि इत्तेहादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं इत्तेहादियों के फैसले सामने आना शुरू हो चुके हैं। सो अब व्हाट्स द नंबर गेम? चौधरी ब्रादरान जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे थे और इसमें कोई शक भी नहीं है। जब से उन्होंने हुकूमत के पलड़े में अपना वजन डाला है उसके बाद से हुकूमत की पोजीशन कदरे मुस्तहकम नजर आ रही है। जो सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद की मोशन टेबल होने तक नजर आ रही थी और इमरान खान की जो स्पीच थी 27 तारीख को, उसमें तो ऐसे ही लग रहा था कि हुकूमत को शायद खुद अंदाजा हो गया है कि उनकी गेम खत्म हो गई है। लेकिन चौधरी ब्रादरान को वजारत आला की ऑफर देना और उसके बाद उनका इनको ज्वाइन करना, उसके बाद से हवा थोड़ी सी बदली है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त दोनों फ्री कैन में से कोई भी ये यकीन से नहीं कह सकता कौन जीतेगा। शेख रशीद साहब ने, जो शेख रशीद साहब पहले कहते थे कि हम हर सूरत जीतेंगे, अब इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं कि हार जीत तो होती रहती है, इमरान खान हुकूमत में से निकल के भी जीत जाएगा। तो इस तरह की बातें, इसका मतलब यह है कि कोई भी फ्री किए यकीन से नहीं कह सकता। अब जो MQM जो है उसकी अहमियत इस वक्त गेम चेंजर की हैसियत इख्तियार कर गई है। उसकी रीजन यह है कि नंबर गेम में अगर आप इस वक्त देखें तो 162 अगर अपोजिशन के अरकान हैं, उनमें से एक रुकन ने अभी आना है लेकिन उनको मिला के भी 162, तो 4 बाप के मिलाकर जो हैं और असलम बोतानी साहब और शाहजैन बुगटी साहब, इनको मिलाकर 168 पर इस वक्त अपोजिशन खड़ी है। जहां तक बात है कि फला जनूबी पंजाब का शख्स जो है उसने ज्वाइन कर लिया या फैसलाबाद से किसी रुकन ने ज्वाइन कर लिया, देखें इन लोगों ने आजाद इलेक्शन लड़ने के बाद PTI ज्वाइन कर ली थी, उन पर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक होता है, 63A का इतलाक होता है, उन पर भी उसी तरह से पार्टी के जो रूल्स हैं अप्लाई होते हैं और डिफेक्शन क्लॉज की तलवार उन पर भी उसी तरह लटकती है। जिन लोगों ने आजाद हैसियत में इलेक्शन जीतने के बाद PTI ज्वाइन कर ली थी तो उन पर अब उसी शिक्का उसी तरह इतलाक होता है जिन्होंने बल्ले के निशान पर इलेक्शन जीता था। तो 168 में अगर MQM के जो अरकान हैं वो आ जाते हैं तो उसके बाद ये गेम 172 से ऊपर चली जाएगी। लेकिन MQM को दोनों जानिब से अब ऑफर की जा रही हैं। देखना यह है कि MQM किस पलड़े में अपना वजन डालेगी। लेकिन मामला फिर भी यहीं खत्म नहीं होता। देखें जो मुनखरिफ अरकान हैं उनकी किस्मत का फैसला, जो स्पीकर के, बल्कि उनके वोट की किस्मत का फैसला जो है वो स्पीकर के हाथ में अभी तक। और स्पीकर अगर मुनखरिफ अरकान के वोट को काउंट ना करने की रूलिंग दे देते हैं तो उसमें और या एक दो लोग इनके गैर हाजिर हो जाते हैं तो गेम आखिरी लम्हे में भी तब्दील हो सकती है। जिस तरह हुकूमत ये कह रही है, शेख रशीद साहब ये कह रहे थे आज कि इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ते नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने आखिरी ओवर में जो छक्का लगाया उसने हवा बदल दी, उसने हवाओं का रुख जो है वो किसी हद तक बदला, क्योंकि एक जो सिचुएशन थी कि अपोजिशन का पलड़ा कल तक भारी नजर आ रहा था, तो अभी बराबर बराबर गेम चल रही है। तो नंबर गेम में इस वक्त MQM का किरदार जो है वो बहुत ही अहमियत जो है वो इख्तियार कर गया है। ठीक है अदिल, जहां पर बाहर आप कह रहे हैं कि कल का जो वजीर आजम की शॉट थी वो छक्का था, लेकिन बहुत सारे फरीक ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि शायद ये अपनी सियासत की उनकी सबसे कमजोर इनिंग थी जो उन्होंने कल खेली है, क्योंकि उन्होंने अपनी उस बात से बैक ऑफ किया। तो सिद्दीक, मैं इसी पॉइंट को आपकी तरफ लेकर आऊंगी। इस वक्त MQM को क्या सूट कर रहा है? MQM को हुकूमत के साथ आना सूट करेगा या ऑपोजिशन के साथ आना सूट करेगा? क्योंकि MQM को बहुत सारे गिले शिकवे हैं इस वक्त हुकूमत से, वो बार बार ये गिला भी करे, गवर्नेंस नहीं और हमारी बात भी नहीं मानी जा रही है, हमारे बहुत सारे मुतालबे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे मुतालबे खाफ लीग के भी थे, लेकिन CM शिफ्ट के बाद अब वो शायद मुतालबात खत्म होते नजर आ रहे हैं।
देखें, जब हम अब ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं, काफ लीग और एमकेएम की बात करते हैं, तो काफ लीग का तो हम पहले दिन से कन्विंस थे और नज़र आ रहा था कि उनको ज़्यादा फ़ायदा पीटीआई के साथ था। उसकी रीज़न ये है कि पीटीआई ने उनको 10-11 चीज़ें दी हुई थी, सीट एडजस्टमेंट से लेके स्पीकरशिप तक, स्पीकरशिप से लेके यहाँ पर वफाक में वजारतें, एक सेनेटर, 4-5 अजला में स्याह सफ़ेद के मालिक, सब चीज़ें पीटीआई ने उनको दी हुई थी और अगले इलेक्शन में भी उनको ये चीज़ें पीटीआई ही दे सकती है। यानी पीटीआई, आप देखें ना, वजारत आला भी उनको पीटीआई ने दे दी और पीटीआई ही उनको आगे सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के लिए मुमकिन नहीं था और नून लीग के लिए भी मुमकिन नहीं था कि नून लीग उनको वज़ीर आला पंजाब बना देती और वो भी 1.5 साल के लिए बना देती, ये मुमकिन नहीं आता था और यही हम पहले दिन से इसके ऊपर गुफ्तगू भी करते रहे। उनको तो सियासी तौर पर फायदा था तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन एमक्यूएम का आप ये कह सकते हैं उनको दोनों तरफ फायदा है, उनको दोनों तरफ फायदा है। उन्होंने अपना फैसला ये करना है कि उनको ज्यादा फायदा कहां से होगा। देखें, एक कराची में उनके अगर वहां पे पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट हो जाती है, पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला तय पा जाते हैं, लेकिन जराए से खबरें ऐसे भी सामने आ रही हैं कि इस वक्त एमक्यूएम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है। देखें, वो तो खबरें तो देखें, एक साइड से खबरें आती है कि ट्रस्ट नहीं है, दूसरी साइड से ये है कि उनके मामला तय हो गए और सिर्फ ऐलान होना बाकी है, तहरीरी तौर पर चीजें हो रही हैं। इसमें तो ये बात आपकी दुरुस्त है, ट्रस्ट उनको नहीं हो सकता। वो आसिफ अली जरदारी जो कह चुके हैं कि मुआहिदे कुरान और हदीस नहीं होते और वो कहां इनके साथ चलेंगे, और एमक्यूएम ये बयान दे चुकी है कि 3.5 बरस में जितना इस हुकूमत ने हमारे साथ वादे पूरे किए, माजी में किसी ने हमारे साथ ये वादे पूरे नहीं किए, लेकिन उनके कुछ मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के हाथ में है ही नहीं, वो इदारों से मुतल्लिका हैं। और एमक्यूएम जो है वो दोनों तरफ फैसला अगर करती है तो उनको ये देखना है ज्यादा सियासी फायदा कहां से होगा। उनको वहां पे भी फायदा हो सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ कैसे फायदा हो सकता है। वहां पे देखें, पीटीआई ने उनसे सीटें ली हैं, पीटीआई ने सीटें जीती हैं, पीपल्स पार्टी का कराची में कोई स्टेक ही नहीं है, वो कराची को ऑन ही नहीं करते, कराची को तो उन्होंने तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर गए हैं। तो वहां पर पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट कर सकती है, एमक्यूएम को दोबारा इतनी सीटें वो दे सकती है, पीपल्स पार्टी उनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं कर सकती, फौरी तौर पर उनको सिंध हुकूमत में शामिल कर सकती है, फौरन उनको कोई बजट दे सकती है, जो बलदियाती इदारे हैं उनमें उनको कोई स्टेक्स दे सकती है, तो उनको पीपल्स पार्टी बहुत कुछ दे सकती है। तो इसलिए यह फैसला अब एमक्यूएम ने करना है, उन्हें ज्यादा सियासी फायदा कहां से होगा, पीटीआई के साथ होगा या पीपल्स पार्टी के साथ होगा। लेकिन एमक्यूएम वाकई इस वक्त जो है वो गेम चेंजर है और सारी नजरें जो है वो एमक्यूएम पर लगी हुई हैं। एमक्यूएम का ऐलान फैसला कर देगा कि तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो रही है, कामयाब हो रही है। लेकिन एमक्यूएम अगर चली भी जाती है अपोजिशन के साथ, फिर भी गेम खत्म नहीं होगी इमरान खान की, इसलिए कि फिर चौधरी परवेज इलाही का रोल इस तरह से बढ़ जाएगा कि चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन के कितने लोगों को तोड़ते हैं, कितने लोग हैं अपोजिशन के जो उस दिन नहीं आते। उसकी रीजन यह है कि अगर आप पंजाब में देखें तो चौधरी परवेज इलाही जब स्पीकर बने थे तो उनको जो वोट पड़े थे उससे कम वोट पड़े थे उस्मान बुज़दार साहब को जो वज़ीर आला पंजाब बने थे। तो इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज इलाही के तल्लुकात हैं अपोजिशन में। और पीटीआई में तो देखें ना, पीटीआई में मसला क्या है, पीटीआई में एक जहांगीर तरीन थे जिनके अपोजिशन के लोगों के साथ तल्लुकात थे, तभी तो ये टास्क परवेज इलाही साहब को सौंपा गया है। वही मैं कह रहा हूं, चौधरी परवेज इलाही फिर भी सरप्राइज दे सकते हैं। जो पीटीआई खुद है उसमें सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब को तो वैसे ही कोई तल्लुक नहीं है, आने जाना नहीं है अपोजिशन के लोगों के साथ। इनके साथ पास एक जहांगीर तरीन थे जो आते जाते थे, वो आप पार्टी से अलग हो गए हैं, वो मुखालिफ कैंप में खड़े हुए हैं। तो इनके पास कोई ऐसी पॉलिटिकल फिगर नहीं है जो अपोजिशन के लोगों के साथ भी जाके मिले। और ये बात ध्यान में रखें कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं उन्होंने बहुत से, उनको जब वो काफ लीग बनी बहुत से लोग नून लीग के आए, फिर उनको छोड़ के भी गए, आज तक उन्होंने किसी भी छोड़ के जाने वाले के बारे में जो है वो कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि उन्होंने फासले पैदा कर लिए हो, दूर कर लिया हो। आप अमीर मकाम साहब जैसे जो है वो शख्सियत जो काफ लीग को छोड़ के गए, तो इनकी जो चौधरी साहब की फैमिली में से जो बुजुर्ग थी इनकी, उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं तोको कर सकती थी कि अमीर मकाम भी हमें छोड़ जाएंगे, उनको तो मैं अपने बेटे की तरह समझती थी। और उनके बारे में भी कोई ऐसे बयानात नहीं दिए थे काफ लीग ने जो बाकी पार्टीज देती हैं। यानी उन्होंने किसी को लोटा नहीं कहा था, किसी को उस तरह से एम्बैरस नहीं किया था। तो उनके अभी भी अपोजिशन के कैंपों में उनके राब्ते हैं और वो बड़ा सरप्राइज जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, जहां पर इस वक्त काफ लीग और एमक्यूएम का रोल इंपॉर्टेंट है, वहीं पर मुनखरिफ अरकान का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदील, आपकी तरफ आऊंगे। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पार्टी अरकान को खत भेजे हैं कि अगर आप लोगों ने इजलास में शामिल हुए, वोट दिया, तो आप पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग में चल रही है। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना अहम होगा? अभी तक की जो प्रोसीडिंग चलती आई है उसमें कहीं ना कहीं हमें ये बात अभी तक क्लियर हुई है कि ये तमाम मुनखरिफ अरकान हैं ये वोट दे सकेंगे? देखिए, इस पे तो हुकूमत ने खुद यह सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनको वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। और जहां तक मामला है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का, रिमार्क से तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो पार्लिमान के और स्पीकर के जो इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट उस डोमेन में नहीं जाएगी
और जो आईनी सवाल है उनका किसी हद तक जो सुप्रीम कोर्ट जवाब दे पाएगी। लेकिन मुनखरिफ अरकान जो हैं, मैं समझता हूं कि वो गेम तब्दील ना कर सकते हैं और स्पीकर की रूलिंग उनका जो वोट है वो उड़ा के रख देगी। और मुनखरिफ अरकान को अगर कोई गेम चेंजर समझ रहा है तो मैं समझता हूं कि ये कोई दानिशमंदी नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि देखें, स्पीकर की जो रूलिंग है इसकी एक प्रेसिडेंट मौजूद है चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन वाले मामले पे। उस वक्त जब रूलिंग आ गई थी चेयर की जानिब से कि जो वोट खाने के सामने लगाए गए थे, हालांकि समझ आ रही थी कि वोट किसे दिए गए, उसके बावजूद वो काउंट नहीं किए गए, लेकिन उसके बाद प्रिवेल वही रूलिंग की गई थी। आपकी बात को मैं समअप करूं तो इत्तेहादियों का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुनखरिफ अरकान है उनका इतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं होगा इस तरीके अदम एतमाद के। टाइम खत्म हो चुके नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।